हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का आप कह सकते हैं बैकबोन है। क्रॉप यील्ड से लेकर सॉइल हेल्थ तक सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आसानी से समझते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस लेक्चर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजर क्या है, उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का अहम अंतर। फिर हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स को कैसे क्लासिफाई यानी वर्गीकरण किया जाता है। चौथा, हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पर विस्तार से बात करेंगे। और आखिर में इनका मिट्टी की प्रतिक्रिया यानी सॉइल रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, सिंपल सी बात है, फसल को भी हमारी तरह पोषण चाहिए। वो ये न्यूट्रिएंट जमीन से लेती है, लेकिन जब हम बार बार फसल उगाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रही इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अ फर्टिलाइजर इज एनी मटीरियल, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक, जिसे हम मिट्टी या पौधों पर अप्लाई करते हैं ताकि उसे एक या एक से ज्यादा जरूरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। मुख्य शब्दों पर ध्यान दीजिए। टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसका एक ही मकसद है, पौधे को पोषण देना। अब आते हैं एक ऐसी जगह जहां बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनता है। कई लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन एक एग्रोनॉमिस्ट के लिए इनका अंतर जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच के 8 मुख्य अंतर हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे गोबर की खाद नेचुरल होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, इनका असर धीरे धीरे होता है। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया फैक्ट्री में बनते हैं यानी आर्टिफिशियल, इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत हाई होता है और ये पौधे पर तुरंत असर दिखाते हैं। सो द की डिफरेंसेस, मैन्योर एक्ट स्लोली एंड इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ लॉन्ग टर्म, व्हाइल फर्टिलाइजर्स गिव रैपिड रिजल्ट्स फॉर क्रॉप ग्रोथ। फर्टिलाइजर मार्केट में इतने सारे अलग अलग बैग्स, ब्रांड्स और फॉर्मूलाज हैं कि कंफ्यूज होना आम बात है। इन सब को समझने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसे ही किसान और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ये फैसला ले पाते हैं कि उनकी जरूरत के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सबसे अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, इस बेसिस पर कि वो कितने न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। पहला स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और तीसरा मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। अब इन तीनों को आसानी से समझिए। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट देते हैं, या तो नाइट्रोजन N या फास्फोरस P या पोटेशियम K, जैसे कि यूरिया जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स वो हैं जो 2 या 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी उसके हर दाने में सेम कॉम्पोजिशन होगा। एग्जाम्पल है DAP। और आखिर में मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, इनमें भी 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो बस फिजिकली मिक्स किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इस अंतर को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा 2 और तरीके हैं क्लासिफाई करने के। एक उनके फिजिकल फॉर्म के आधार पर कि वो सॉलिड हैं जैसे दानेदार या लिक्विड, और दूसरा उनके न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर। जिनमें 25% से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हों वो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, और जिनमें 25% से कम हों वो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। चलिए अब क्लासिफिकेशन के बाद फर्टिलाइजर्स के सबसे बड़े चैंपियन पर फोकस करते हैं, खासकर भारत में। ये हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर खेती में पौधे की बढ़वार के लिए सबसे बड़ी रुकावट नाइट्रोजन की कमी ही होती है। थोड़ा सा नाइट्रोजन डालने पर ही फसल में एकदम से अचानक से बढ़ोतरी दिखती है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। नाइट्रोजन को सबसे आगे फॉरमोस्ट प्लेस पर रखा गया है, क्योंकि फसल नाइट्रोजन पर सबसे बेहतर रिस्पॉन्ड करती है। पौधे का जो हरा हिस्सा है, उसकी पत्तियां, उसका तना, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके लिए नाइट्रोजन ही सबसे जरूरी है। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत में जितने भी फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से 80% से भी ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि नाइट्रोजन हमारी खेती के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और
80% के बड़े हिस्से में एक नाम सबसे ऊपर है, खास तौर पर इंडिया में, और वो नाम है यूरिया। ये देश में नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस नंबर को देखें, 46%, 40%। एक पल के लिए इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए, सोचिए ये क्या हो सकता है। ये है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। इसलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर इस पूरे लेक्चर से आपको एक नंबर याद रखना है एग्जाम के लिए, तो वो ये है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ये फैक्ट बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यूरिया में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन होता है। इसमें नाइट्रोजन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। सबसे ज़रूरी बात, ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये कि पौधे को नाइट्रोजन तुरंत मिल जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा बारिश हो या सिंचाई कर दी तो ये नाइट्रोजन पानी के साथ बहकर ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिसे लीचिंग कहते हैं। इसलिए किसानों को इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जहां हम सब चीज़ों को जोड़कर देखेंगे। जब फर्टिलाइजर मिट्टी से मिलता है तो क्या होता है? ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का एडिशन नहीं है। फर्टिलाइजर्स मिट्टी की केमिस्ट्री, खासकर उसके पीएच लेवल को बदल सकते हैं, और सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल सोचिए, क्या सभी फर्टिलाइजर्स मिट्टी पर एक जैसा असर डालते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इस अंतर को समझना ही लंबे समय तक मिट्टी की सेहत और उपज बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मिट्टी के पीएच पर असर के हिसाब से फर्टिलाइजर्स दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, जो मिट्टी में एक एसिडिक रेजिड्यू छोड़ जाते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। दूसरे होते हैं एल्कलाइन या बेसिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, जो इसका उल्टा करते हैं। वो मिट्टी में एल्कलाइन रेजिड्यू छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच बढ़ता है। इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि अगर आपकी मिट्टी एल्कलाइन यानी क्षारीय है, तो आप एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर डालकर उसे बैलेंस कर सकते हैं, और अगर मिट्टी एसिडिक है तो एल्कलाइन फॉर्मिंग फर्टिलाइजर डालकर उसे सुधार सकते हैं। यहाँ एल्कलाइन फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं, एक कॉलम है इक्विवेलेंट बेसिसिटी का। ये एक वैल्यू है जो बताती है कि उस फर्टिलाइजर में मिट्टी की एसिडिटी को कम करने की कितनी ताकत है। नंबर जितना ज्यादा होगा, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं, कैल्शियम साइनाइड की इक्विवेलेंट बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, यानी 63। ठीक है, तो चलिए एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को आखिर में दोहरा लेते हैं। पहला, मैन्योर्स नेचुरल और स्लो एक्टिंग है, फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक और फास्ट एक्टिंग है। दूसरा, 3 मुख्य प्रकार हैं, स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। तीसरा, यूरिया का मैजिक नंबर याद रखिए, 46% नाइट्रोजन। और चौथा, हमेशा अपनी मिट्टी के अनुसार फर्टिलाइजर चुनें, एल्कलाइन मिट्टी के लिए एसिड फॉर्मिंग और एसिड मिट्टी के लिए एल्कलाइन फॉर्मिंग। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। जो कुछ हमने आज सीखा है, उसके आधार पर आप इन 2 अलग अलग तरह की मिट्टी के लिए फर्टिलाइजर प्लान कैसे बनाएंगे। एक मिट्टी एसिडिक और रेतीली है और दूसरी एल्कलाइन और चिकनी। इस तरह के प्रैक्टिकल सवाल आपको एग्जाम्स में और फील्ड में भी मिलेंगे। जब आप इस पर सोचेंगे तो आप फैक्ट्स को रटने से आगे बढ़कर सॉइल साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी, बीज, धूप ये सब जरूरी हैं। लेकिन एक और चीज है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है, और वो है पानी, यानी वाटर। आज के सेशन में हम समझेंगे कि पानी एग्रीकल्चर का लाइफ ब्लड यानी जीवन रक्त क्यों है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। आप सबने अपने घर में या गार्डन में देखा होगा, जब किसी प्लांट को पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाता है, विल्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी सारी ताकत जैसे चली जाती है और वो नीचे झुक जाता है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे का साइंस पानी की अहमियत को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझाता है। एक मुरझाए हुए पौधे और एक हरे भरे हेल्दी प्लांट के बीच में जो फर्क है, वो बस एक ही चीज का है, पानी। इट्स ऑल अबाउट वाटर। पानी एक तरह से प्लांट का अदृश्य इनविजिबल ढांचा है जो उसे सीधा खड़ा रखता है। तो आखिर प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये पॉसिबल हो पाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्लांट के अंदर झांक कर देखते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी सिर्फ पौधे की प्यास ही नहीं बुझाता, उसके और भी बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, एक यंग एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट का जो बॉडी वेट होता है उसमें 85 से 90% सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, 85 to 90%। ये बहुत बड़ा नंबर है और इससे पता चलता है कि पानी प्लांट के स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल हिस्सा है। तो पानी इतने सारे काम करता क्या है? आप इसे प्लांट का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं, एक मल्टी टूल। पहला, ये हर सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसका मेन कंपोनेंट है। दूसरा, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें अपने अंदर घोल लेता है ताकि जड़ें, रूट्स उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। फिर जब पत्तियां फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती हैं तो उस खाने को प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी पानी ही करता है। ये प्लांट का एसी भी है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ये प्लांट को ठंडा रखता है। और इन सब की शुरुआत यानी बीज का अंकुरित होना, सीड जर्मिनेशन, वो भी पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं कि पौधा विल्ट क्यों होता है। इसका साइंटिफिक रीजन है टर्गर प्रेशर। इसे आसान भाषा में समझें तो ये प्लांट सेल्स के अंदर का इंटरनल वाटर प्रेशर है। जैसे टायर में हवा उसे सख्त रखती है, वैसे ही पानी सेल्स को रिजिड यानी कठोर बनाता है। इसी प्रेशर की वजह से पौधा सीधा खड़ा रहता है। जब पानी की कमी होती है तो ये प्रेशर कम हो जाता है, जिसे लॉस ऑफ टर्गर कहते हैं, और पौधा मुरझा जाता है यानी विल्ट कर जाता है। हमने ये तो देख लिया कि पौधों को पानी की कितनी ज़रूरत है, पर ये पानी आता कहाँ से है? चलिए अब देखते हैं कि कुदरत यानी नेचर हमारी फसलों को पानी कैसे प्रोवाइड करती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेचर के पास पानी देने के कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश, बर्फ या ओले। दुनिया की ज्यादातर खेती बारिश पर ही निर्भर है। कुछ सूखे इलाकों में सुबह की ड्यू यानी ओस भी पौधों के लिए पानी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाती है। फिर जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसे पौधे अपनी जड़ों से खींच लेते हैं। और तो और फ्लड वाटर यानी बाढ़ का पानी भले ही डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन वो जमीन को गहराई तक पानी से भर देता है, जो बाद में काम आता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ नेचर पर डिपेंड करना एक जुए की तरह है, एक गैम्बल है। हो सकता है एक साल बहुत अच्छी बारिश हो और अगले साल सूखा पड़ जाए। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये अनिश्चितता, इसका मतलब यह है कि जो किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं, उनकी फसल की पैदावार हर साल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। ये एक बहुत रिस्की बिजनेस है। और यहीं पर इंसान का दिमाग, ह्यूमन इंट्यूनिटी, काम आती है। नेचर के इस उतार चढ़ाव से निपटने के लिए हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो हजारों सालों से सभ्यताओं की रीढ़ की हड्डी रही है, और वो है इरिगेशन यानी सिंचाई। चलिए इस गेम चेंजिंग इनोवेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आइए इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करते हैं। पहला है रेन फेड फार्मिंग। ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है, जिससे क्रॉप यील्ड यानी उपज अनिश्चित और अस्थिर रहती है। दूसरा है इरिगेटेड फार्मिंग। इसमें हम कुदरती बारिश को सप्लीमेंट करते हैं, यानी जहां पानी की कमी हो वहां सिंचाई से पूरा करते हैं। इससे फसलों को एक स्टेबिलिटी मिलती है, स्थिरता मिलती है, और पैदावार भी ज्यादा होती है। तो इरिगेशन के लिए ये पानी हम लाते कहाँ से हैं? इसके दो मेन सोर्सेज हैं। पहला है सरफेस वाटर, यानी वो पानी जो नदियों, झीलों, तालाबों और रेजर्वॉयर्स में मौजूद है। इंसान ने बड़े बड़े डैम्स और नहरों का जाल बनाकर इस पानी को खेत खेत तक पहुंचाया है। दूसरा सोर्स है ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे का पानी जो एक्वाफर्स में जमा रहता है। हम कुएं यानी डग वेल्स और ट्यूब वेल्स खोदकर इस छुपे हुए खजाने को पंप करके ऊपर लाते हैं। तो अब इस सब को समेटते हुए चलिए एक आखिरी बार बिग पिक्चर देखते हैं। एक छोटे से सेल से लेकर बड़े बड़े खेत तक पानी ही सच में एग्रीकल्चर का इंजन है। पूरी बात का सार ये है, टर्गो प्रेशर की वही शक्ति जो एक छोटे से प्लांट सेल को उसका आकार देती है, वही शक्ति फसलों से भरे विशाल खेत को हरा भरा रखती है। एक बीज के अंकुरित होने से लेकर फसल की कटाई तक प्लांट की लाइफ का हर एक स्टेज पानी से ही लिखा जाता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाता है।
हमने देखा कि दुनिया का पेट भरने के लिए पानी कितना ज़रूरी है, लेकिन ये अनंत नहीं है, इट्स नॉट इन्फिनिट। तो हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हम खेती में ऐसे क्या नए इनोवेशंस लाएं कि हम पानी की हर एक बूंद का इस्तेमाल ज़्यादा समझदारी से कर सकें। हाउ कैन वी यूज़ एवरी सिंगल ड्रॉप मोर वाइजली? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें और आगे आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बारिश होती है तो वो सारा पानी जाता कहाँ है? आखिर वो गायब तो नहीं हो जाता। वो पानी हमारी ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर एक सफ़र शुरू करता है, और ये सफ़र बहुत ही ज़रूरी है हमारी खेती के लिए, पीने के पानी के लिए और यहाँ तक कि फ्लड से बचने के लिए भी। आज हम इसी सफ़र को समझेंगे कि आखिर मिट्टी के अंदर पानी कैसे मूव करता है। आज के इस लेक्चर में हम 4 मुख्य बातें समझेंगे। पहला, द सॉइल्स ग्रिप ऑन वाटर, यानी अलग अलग तरह की मिट्टी पानी को कैसे पकड़ कर रखती है। दूसरा, हाइस्टेरेसिस, ये एक अजीब सा फिनोमेना है जिसमें मिट्टी की गीली होने और सूखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। फिर हम देखेंगे वाटर ऑन द मूव, कि पानी जमीन के अंदर दाखिल होकर आगे कैसे बढ़ता है। और आखिर में डार्सीज लॉ, जो एक गोल्डन रूल है जो हमें बताता है कि सैचुरेटेड सॉइल में पानी का फ्लो कैसे होता है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिट्टी की पानी पर पकड़ से। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे की रेत और गमले में रखी चिकनी मिट्टी दोनों पानी के साथ बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब मिट्टी और पानी के बीच के एक अनोखे रिश्ते पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते को हम नापते कैसे हैं। तो सवाल यह है कि हम सिर्फ इतना कहने से आगे कैसे बढ़ें कि रेत ढीली है और चिकनी मिट्टी टाइट है। साइंटिस्ट्स असल में मिट्टी की पानी रोकने की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट ग्राफ में छुपा है। इसे कहते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी SMCC। आप इसे किसी भी मिट्टी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। ये एक ग्राफ होता है जो 2 चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है। पहला, सॉइल में कितना वाटर कंटेंट है, और दूसरा, उस पानी को सॉइल से बाहर निकालने के लिए कितना सक्शन यानी खिंचाव ज़रूरी है, जिसे हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये ग्राफ बताता है कि मिट्टी कितनी प्यासी है। हाँ, और इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है जिसमें 3 अलग अलग मिट्टी के लिए कर्व्स हैं, सैंडी, लोमी और क्ले। जब सक्शन बहुत कम होता है तो तीनों मिट्टी में पानी भरपूर होता है, लेकिन जैसे जैसे सक्शन बढ़ता है, यानी ग्राफ पर हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होता है। सैंडी सॉइल की कर्व एकदम तेजी से नीचे गिरती है। इसका मतलब है कि वो अपना पानी बहुत आसानी से छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ क्ले सॉइल की कर्व बहुत धीरे धीरे नीचे आती है। इसका स्लोप ग्रेजुअल होता है। इससे ये साफ है कि क्ले सॉइल अपने पानी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है। और इसके पीछे का क्यों मिट्टी के अंदर की छोटी छोटी जगहों यानी पोर्स में छुपा है। सैंडी सॉइल यानी रेत, उसमें पोर्स बड़े होते हैं, इसलिए पानी सीधा नीचे बह जाता है। लेकिन क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी बहुत छोटे छोटे फ्लैट पार्टिकल से बनी होती है। उनकी बीच की जगह इतनी कम होती है कि पानी वहाँ कैपिलरी एक्शन की वजह से फंस जाता है। ये वही फोर्स है जिसे एक पेपर टॉवल पानी सोखता है। इसीलिए पौधों के लिए चिकनी मिट्टी से पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही मिट्टी में पानी हो। लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। आपको शायद लगेगा कि मिट्टी और पानी का रिश्ता बहुत सीधा साधा है, पर सच तो ये है कि मिट्टी की एक तरह की मेमोरी होती है। मिट्टी गीली हो रही है या सूख रही है, इस बात से भी उसका बिहेवियर बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, एक मिट्टी के गीला होने का प्रोसेस और उसी मिट्टी के सूखने का प्रोसेस, ये दोनों अलग अलग रास्ते फॉलो करते हैं। ये कोई 2 वे स्ट्रीट नहीं है जहां जाना और आना एक जैसा हो। सिस्टम में एक लैग यानी एक पिछड़पन रहता है। इस फिनोमेना को हिस्टेरेसिस कहते हैं। एग्जाम के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि एक ही सक्शन लेवल पर जो मिट्टी सूख रही है वो उस मिट्टी से ज्यादा पानी होल्ड करेगी जो गीली हो रही है। इसे एक स्पंज के एग्जाम्पल से समझिए। एक हल्का गीला स्पंज जो सूख रहा है वो उस सूखे स्पंज से ज्यादा गीला महसूस होगा जिसने अभी अभी उतना ही पानी सोखना शुरू किया है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सॉइल फिजिक्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है।
अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है सॉइल के पोर्स का अनियमित शेप, जिसे इंक बॉटल इफेक्ट भी कहते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा पोर है जो एक पतली सी गर्दन से जुड़ा हुआ है। पानी कब अंदर आएगा और कब बाहर जाएगा, ये उस पतली गर्दन पर डिपेंड करता है। और वेटिंग और ड्राइंग के वक्त फिजिक्स अलग तरीके से काम करती है। इसके अलावा जब मिट्टी गीली होती है तो हवा के छोटे छोटे बबल्स उसमें फंस जाते हैं। और तीसरा कारण है क्ले पार्टिकल्स का सूजना और सिकुड़ना, जिससे पोर्स की ज्योमेट्री ही बदल जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि मिट्टी पानी को होल्ड कैसे करती है, पर अब बात करते हैं कि पानी मूव कैसे करता है। एक भारी बारिश के बाद पानी जमीन की सतह से पौधों की जड़ों तक कैसे पहुंचता है, चलिए इस रास्ते को ट्रेस करते हैं। इस सफर का पहला कदम है इन्फिल्ट्रेशन। ये बस वो प्रोसेस है जिसमें पानी जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे दाखिल होता है। अगर इन्फिल्ट्रेशन ना हो तो बारिश का सारा पानी बहकर नदियों में चला जाएगा। जमीन पर मौजूद पानी के लिए ये एक तरह से गेटवे है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की जो दर है, यानी रेट, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शुरू में एक सूखी और प्यासी मिट्टी पानी को तेजी से सोखेगी तो इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी सैचुरेट होती जाती है, पानी सोखने की गति धीमी हो जाती है और एक स्टेडी स्टेट पर आ जाती है। और जैसा हमने पहले भी देखा, सैंडी सॉइल हमेशा टाइट क्ले सॉइल के मुकाबले बहुत तेजी से पानी को अंदर आने देती है। यहाँ एक और टर्म से डिफरेंस समझना जरूरी है, सीपेज। इन्फिल्ट्रेशन पानी का वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट है, जबकि सीपेज मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद पानी का लैटरल यानी साइडवेज मूवमेंट है। जहाँ इरिगेशन और बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन जरूरी है, वहीं इंजीनियर्स के लिए सीपेज एक चिंता का विषय होता है, जैसे नहरों या तालाबों से पानी का रिसाव। तो हमने जाना कि पानी मिट्टी में अंदर कैसे जाता है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद क्या कोई तरीका है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि वो आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल है। जब मिट्टी पूरी तरह पानी से भरी हो यानी सैचुरेटेड हो, तो उसके फ्लो को एक सिंपल सा गोल्डन रूल गवर्न करता है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। यही है डार्सीज लॉ का सार। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि मिट्टी जैसे पोरस मीडियम से पानी कितनी तेज़ी से बहेगा, ये सीधे सीधे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आप ड्राइविंग फोर्स समझ सकते हैं। जैसे पानी पहाड़ी से नीचे बहता है, जितनी ज्यादा ढलान उतनी ही तेज रफ्तार। और इस लॉ की खूबसूरती ये है कि इसे हम एक छोटे से 3 अक्षर के इक्वेशन में लिख सकते हैं, Q = K × I। चलिए इसका मतलब समझते हैं। यहाँ Q का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया से पानी के बहने की दर। I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी वो ढलान जिसका हमने अभी जिक्र किया। और K है असली जादुई नंबर, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और ये एक ऐसी वैल्यू है जो मिट्टी के कैरेक्टर को बताती है। अगर K की वैल्यू हाई है, इसका मतलब पानी आसानी से बहता है जैसे रेत में, और अगर K की वैल्यू लो है तो पानी को बहने में मुश्किल होती है जैसे चिकनी मिट्टी में। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, डार्सीज लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यह ज्यादातर मिट्टी में होने वाले धीमे और शांत फ्लो, जिसे लेमिना फ्लो कहते हैं, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत मोटे कणों वाला मटेरियल है, जैसे ग्रेवल या बजरी, तो पानी इतनी तेजी से मूव करने लगता है कि फ्लो टर्ब्यूलेंट यानी अशांत हो जाता है। उस पॉइंट पर यह सिंपल सा लॉ काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब जल्दी से इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ जाए। तो इस लेक्चर से एग्जाम के लिए 4 मुख्य टेकअवेज हैं। पहला, मिट्टी का टेक्सचर ये तय करता है कि वो पानी को कैसे स्टोर करेगी, जिसे हम मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मापते हैं। दूसरा, मिट्टी के गीला होने और सूखने का रास्ता एक जैसा नहीं होता, इस फिनोमेनॉन को हाइस्टेरेसिस कहते हैं। तीसरा, इन्फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिससे पानी सतह से मिट्टी के अंदर जाता है। और चौथा, डार्सीज लॉ हमें सैचुरेटेड सॉइल में पानी के फ्लो को प्रिडिक्ट करने का फॉर्मूला देता है। तो अगली बार जब आप किसी शहर में भारी बारिश देखें, तो उस कंक्रीट के नीचे की मिट्टी के बारे में सोचिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा है, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम अपने शहरों को कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं। क्या हम ऐसे अर्बन स्पंजेस बना सकते हैं जो पानी को बहने देने के बजाय उसे एब्जॉर्ब कर लें और फ्लड्स को रोकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैन्योर्स यानी कि खाद। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न एग्रीकल्चर से पहले हमारे पास क्या था? जमीन थी, मिट्टी थी, और उस मिट्टी को सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी उपजाऊ रखने का राज था प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर मैन्योर। तो आज हम खेती के इसी बुनियादी अंश के बारे में डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जी सर, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मैन्योर क्या है, उसके बाद बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स और ग्रीन मैन्योरिंग को विस्तार से समझेंगे। फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स पर चर्चा करेंगे और आखिर में इस पूरे टॉपिक का आपसे एग्जाम के लिए आपसे जो बिग टेक अवे है उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम एग्रीकल्चर में मैन्योर की बात करते हैं तो हम सिर्फ पशुओं के गोबर या वेस्ट की बात नहीं कर रहे होते। इसका अस्तित्व और इसका कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसकी आपको डेफिनेशन नोट करनी है। Manure is defined as organic materials derived from animal, human, and plant residues which contain plant nutrients in complex organic forms. ये nutrients decomposition के बाद ही रिलीज होते हैं। हाँ, और यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। एक है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स और दूसरा है डिकम्पोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्योर में जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बंधे हुए रूप में होते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर की तरह नहीं है कि पानी में घुल गए और पौधे ने तुरंत ले लिए। यहाँ मिट्टी के जो जीवाणु हैं, आपको आगे पढ़ाएंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो पहले इस मैन्योर को सड़ाते गलाते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं और फिर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को आज़ाद करते हैं। इसीलिए मैन्योर को स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी कहते हैं। और इसके सोर्सेज अनेकों हैं। हम बात कर रहे हैं पशुओं के गोबर मूत्र से बने, आपको पढ़ाएंगे हम, फार्मयार्ड मैन्योर, फिर मुर्गियों की बीज से बनी पोल्ट्री लिटर, कारखानों से निकले बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि तेल निकालने के बाद बची हुई खाल जिसे हम ऑयल केक्स कहते हैं, यहाँ तक कि फसलों के अवशेष जैसे गन्ने की सूखी पत्तियां, ये सब मैन्योर का ही रूप है। ये एक पूरा नेचुरल साइकिल है। जी, इन सभी सोर्सेज को समझने के लिए हम मैन्योर्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एग्जाम के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि FYM या कॉम्पोस्ट। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में स्मॉलर क्वांटिटीज में डाला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑयल केक्स और बोन मी। तो चलिए पहले वर्ग से शुरू करते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ये मिट्टी के सेहत के लिए हैवी लिफ्टर्स हैं। मतलब इनका काम सिर्फ पौधे को तुरंत खुराक देना नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए मिट्टी की बुनियाद को मजबूत करना है। बिल्कुल, बल्कि मैन्योर्स के फायदे सिर्फ पौधे को पोषण देने से कहीं आगे हैं, ये नोट करें। पहला, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। दूसरा, ये मिट्टी की संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर और उसकी जल धारण क्षमता यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को सुधारते हैं। तीसरा, ये मिट्टी में पहले से मौजूद न्यूट्रिएंट्स को भी पौधों के लिए उपलब्ध बनाते हैं। चौथा, डीकंपोजिशन के दौरान जो CO2 निकलती है वो भी एक फर्टिलाइजर का काम करती है। और पांचवा, ये कुछ हद तक पौधों के पैरासाइट्स और फंगाई को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये मिट्टी के असली डॉक्टर हैं। दे आर ट्रू सॉइल कंडीशनर्स। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है फार्मयार्ड मैन्योर, जिसे हम शॉर्ट में FYM कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ये फार्म एनिमल्स के डंग और यूरिन का एक डीकम्पोज्ड मिक्सचर है जिसमें उनके नीचे बिछाया गया लिटर और बचा हुआ चारा यानी लेफ्ट ओवर फॉडर भी शामिल होता है। आमतौर पर गांव में जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, ये वही है, लेकिन आपको साइंटिफिकली तैयार की हुई। अब देखिए इसे बल्कि क्यों कहते हैं। एक अच्छे से सड़ी हुई FYM यानी वेल डिकम्पोज्ड FYM में नाइट्रोजन N लगभग 0.5%, फास्फोरस P2O5 लगभग 0.2% और पोटेशियम K2O लगभग 0.5% होता है। ये वैल्यूज एग्जाम में पूछी जाती हैं, जरूर याद रखें। हाँ, इसका मतलब समझिए, बाकी का 98.8% हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर है। न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसी वजह से किसान को इससे कई टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना पड़ता है। 1-2 किलो से काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये तो हो गई कुल न्यूट्रिएंट की मात्रा।
लेकिन एक किसान के लिए इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसमें से कितना हिस्सा उसकी अगली फसल यानी फर्स्ट क्रॉप तुरंत इस्तेमाल कर पाएगी। और ये डेटा स्लो रिलीज कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। FIM डालने के बाद जो पहली फसल लगाई जाती है उसे नाइट्रोजन का सिर्फ 30% ही मिल पाता है, फास्फोरस का लगभग 65% और पोटेशियम का 70% मिल जाता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साफ मतलब है कि बाकी का 70% नाइट्रोजन मिट्टी में ही बंधा रहता है, जो अगली फसलों को धीरे धीरे मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि FIM खेत में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मिट्टी की फर्टिलिटी में एक लंबी अवधि का निवेश। चलिए अब बल्की मैन्योर के एक बहुत ही रोचक प्रकार को देखते हैं, जिसमें आप खेत में ही अपना फर्टिलाइजर उगाते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद। ग्रीन मैन्योरिंग करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है ग्रीन मैन्योरिंग इन सिचू। इन सिचू का मतलब होता है उसी जगह पर। इसमें सनहैम्प या धैंचा जैसी फसलों को खेत में उगाया जाता है और फिर काटने के बजाय उसी खेत की मिट्टी में हल जलाकर मिला दिया जाता है। दूसरा मेथड है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इसमें नीम या करंज जैसे पेड़ों की हरी पत्तियां और टहनियां कहीं और से लाकर खेत की मिट्टी में मिलाई जाती हैं। तो एक अच्छी ग्रीन मैन्योर फसल में क्या गुण होने चाहिए, ये क्वालिटीज एग्जाम में आती हैं। पहला, वो तेजी से बढ़ने वाली और ज्यादा पत्तियों वाली होनी चाहिए। दूसरा, वो सक्यूलेंट होनी चाहिए, यानी रसदार और मुलायम, ताकि मिट्टी में जल्दी सड़गल सके। तीसरा, बेहतर होगा अगर वो एक लेग्यूम यानी दलहनी फसल हो, क्योंकि वो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में फिक्स करती हैं। चौथा, उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए ताकि वो मिट्टी की नीचे की सतह से न्यूट्रिएंट्स ऊपर ला सकें। और पांचवा, वो कमजोर मिट्टी में भी उगने की क्षमता रखती हो। अब सबसे जरूरी बात टाइमिंग की। हरी खाद की फसल को मिट्टी में कब मिलाना चाहिए? सही समय है फूल आने की अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज, या उससे ठीक पहले। क्यों? क्योंकि इस समय पौधे में सबसे ज्यादा हरा पदार्थ यानी ग्रीन मैटर होता है और वो सबसे ज्यादा सक्यूलेंट यानी मुलायम होता है। अगर इसके बाद मिलाएंगे तो पौधा सख्त हो जाएगा, उसमें लिग्निन बढ़ जाएगा और उसे सड़ने गलने में बहुत समय लगेगा। सुनने में तो ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं यानी लिमिटेशंस भी हैं। पहली, जिन इलाकों में सिर्फ बारिश पर खेती निर्भर है यानी रेन फेड एरियाज, वहां ग्रीन मैन्योर की फसल मिट्टी की नमी को खत्म कर सकती है। दूसरी, खेत लगभग 75 से 80 दिन के लिए इस फसल में लगा रहता है, मतलब आप उस समय कोई पैसा देने वाली यानी कैश क्रॉप नहीं ले सकते। और तीसरी, कभी-कभी इस फसल पर कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मिट्टी को सुधारने वाले बल्की मैन्योर्स। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इनका मुख्य काम है पौधे को पोषक तत्वों की एक शक्तिशाली डोज देना। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑयल केक्स यानी तेल की खली। डेफिनेशन सिंपल है, बीजों से तेल निकालने के बाद जो ठोस अवशेष यानी सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है उसे ऑयल केक कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एडिबल यानी खाने योग्य जिन्हें पशुओं को खिलाया जा सकता है, और नॉन एडिबल जो सिर्फ खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मूंगफली या सरसों की खली पशु खाते हैं तो वो एडिबल हो गई, लेकिन नीम या अरंडी की खली उसे सिर्फ खेत में डालते हैं तो वो नॉन एडिबल हो गई। अब आप इनके न्यूट्रिएंट कंटेंट में अंतर देखिए FIM के मुकाबले। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट केक में नाइट्रोजन 7.3%, नीम केक में 5.2% और सैफलावर केक में, जो कि डीकॉर्टिकेटेड है, नाइट्रोजन 7.9% तक है। डीकॉर्टिकेटेड का मतलब है जिसका ऊपरी सख्त छिलका निकाल दिया गया हो। सोचिए, सैफलावर केक में FIM से लगभग 16 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है। 16 गुना। इसलिए इन्हें कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। इन्हें टन में नहीं बल्कि कुछ क्विंटल या किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इनका काम मिट्टी सुधारना कम और पौधे को सीधा पोषण देना ज्यादा है। पौधों के अलावा इन न्यूट्रिएंट डेंस मैन्योर्स का दूसरा बड़ा सोर्स है पशुओं से जुड़े उद्योगों के बाय प्रोडक्ट्स, जैसे स्लॉटर हाउसेस से मिलने वाले पदार्थ। और यहाँ न्यूट्रिएंट वैल्यूज और भी ज्यादा है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ब्लड मील यानी सूखा हुआ खून, इसमें नाइट्रोजन 10 से 12% होता है। हॉर्न एंड हूफ मील यानी सींग और खुर का चूरा, इसमें नाइट्रोजन 13% तक हो सकता है। और स्टीम्ड बोन मील यानी भाप से उपचारित हड्डियों का चूरा, ये फॉस्फोरस का जबरदस्त सोर्स है। इसमें P2O5 25 से 30% तक होता है। इसका मतलब हर एक मैन्योर का एक खास शक्तिशाली रोल है। जहां नाइट्रोजन की कमी हो वहां हॉर्न एंड हूफ मील बहुत काम आएगा, और जहां फॉस्फोरस की जरूरत हो वहां बोन मील से अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प नहीं है।
तो हमने मिट्टी को बनाने वाले बल्की मैन्योर्स भी देखे और पौधों को पोषण देने वाले कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स भी। अब इस सब का सार क्या है, हमें क्या मुख्य बात याद रखनी है? चलिए की टेकअवेज को समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, मैन्योर्स सिर्फ पौधे को खुराक नहीं देते बल्कि वो मिट्टी की लंबे समय की सेहत को सुधारते हैं। दूसरा, बल्की मैन्योर्स जैसे FYM मूल रूप से सॉइल कंडीशनर्स हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में डाला जाता है। तीसरा, कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स जैसे ऑयल केक्स और बोन मील ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें उनके हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दोनों ही प्रकार के मैन्योर्स से न्यूट्रिएंट्स का रिलीज धीमा और निरंतर होता है। बिल्कुल, और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां ज्यादा पैदावार, हाई यील्ड की मांग है और वो भी जल्दी। तो ऐसे में सही संतुलन कैसे बनाएं? कैसे हम मैन्योर से मिलने वाले धीमे लेकिन स्थायी फायदों को मॉडर्न फर्टिलाइजर्स की तुरंत काम करने की शक्ति के साथ जोड़ें, ताकि हम एक ऐसी खेती की प्रणाली बना सकें जो प्रोडक्टिव भी हो और आने वाले कल के लिए सस्टेनेबल भी। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक को बुक से रिवाइज जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मिट्टी, पौधा और पानी का रिश्ता। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा सफर है जो हर पौधे के अंदर हर पल चलता रहता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर को समझते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। आप किसी भी एक नए हरे भरे पौधे को देखिए, आपको पता है आप असल में क्या देख रहे हैं? आप ज्यादातर पानी देख रहे हैं। एक यंग प्लांट के शरीर का, उसके बॉडी वेट का लगभग 85 से 90% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। यही पानी उसे स्ट्रक्चर देता है, उसके सेल्स को टर्जिड यानी कि सख्त रखता है और उसके अंदर होने वाली हर केमिकल रिएक्शन का मीडियम बनता है। बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है। हम सब जानते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, डाउनहिल। तो फिर ये पानी पौधे के अंदर ग्रेविटी के खिलाफ जमीन में गहरी जड़ों से लेकर सबसे ऊपर की पत्ती तक का सफर कैसे तय करता है? यही वो चमत्कारी जर्नी है जिसे आज हम फॉलो करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप ये रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पौधे की प्यास से, फिर देखेंगे कि नेचर ने पानी के हिसाब से कैसे कैसे स्पेशल पौधे बनाए हैं। फिर हम पानी के इस महान सफ़र को ट्रेस करेंगे, उसको चलाने वाले इंजन को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जब ये सफ़र रुकता है तो क्या होता है। और आखिर में खेती के लिए टाइमिंग इतनी ज़रूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पानी की बात आती है तो सभी पौधे एक जैसे नहीं होते। इवोल्यूशन ने यानी विकास ने हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट पौधे तैयार किए हैं। बिल्कुल, इन प्लांट स्पेशलिस्ट को हम कई कैटेगरीज में बांटते हैं। एग्जाम के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब है पानी। ये वो पौधे हैं जो पानी में, ये बहुत ज्यादा पानी वाली जगह पर उगते हैं, जैसे जलकुंभी। फिर आते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई या सूखा। ये रेगिस्तानी पौधे हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, जैसे कैक्टस। तीसरे हैं हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब है सॉल्ट। ये पौधे सलाइन यानी खारे पानी वाले एरियाज में उगते हैं। और चौथे, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब मिडल। ये पौधे मॉइस्ट यानी नम और वेल एरेटेड सॉइल पसंद करते हैं। हमारी ज्यादातर फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का सब इसी कैटेगरी में आती हैं। और आखिर में है प्रियोटोफाइट्स, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वो सीधे ग्राउंड वाटर से पानी लेती हैं। तो अब जब हमने पौधों के टाइप्स जान लिए, खासकर मीजोफाइट्स को, चलिए अब इस पानी के सफर पर आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही शानदार नाम दिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअम या शॉर्ट में स्पैक। यहाँ कंटिन्यूअम शब्द सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जो लगातार चलती रहे, जिसमें कोई ब्रेक ना हो। तो स्पैक एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पानी बिना रुके मिट्टी से पौधे में और पौधे से एटमॉस्फेयर यानी हवा में लगातार बहता रहता है। बिल्कुल, इससे आप एक बायोलॉजिकल स्ट्रॉ की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो मिट्टी से शुरू होकर हवा में ख़त्म होता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली एनर्जी आती है सूरज से।
इसका एक सिंपल सा नियम है, पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सॉइल में पानी का पोटेंशियल हाई होता है और सूखी हवा यानी एटमॉस्फेयर में बहुत लो। इसलिए पानी नेचुरली मिट्टी से हवा की तरफ खिंचता चला जाता है पौधे के जरिए। चलिए इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, पानी मिट्टी से जड़ों की सबसे बाहरी लेयर यानी एपिडर्मल सेल्स में एंटर करता है। स्टेप 2, वहां से वो जड़ के अंदर कॉर्टिकल सेल्स से गुजरता है। स्टेप 3, फिर वो पौधे की मेन वाटर पाइप्स जिन्हें जाइलम कहते हैं उन तक पहुंचता है। ये जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेप 4, जाइलम के जरिए पानी ऊपर पत्तों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और आखिरी स्टेप 5, पत्तों में मौजूद छोटे छोटे पोर्स जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं उनसे पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सफ़र को चलाने वाला इंजन क्या है? इतनी ताकत कहाँ से आती है जो पानी को कई कई फुट ऊपर खींच लेती है? इसका जवाब इस सफ़र के आखिरी स्टेप में ही छुपा है। इस इंजन का नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का सरल भाषा में मतलब है पौधे के पत्तों से पानी का भाप बनकर उड़ना। जब हर एक पानी का मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है तो वो एक नेगेटिव प्रेशर या एक खिंचाव, एक टेंशन पैदा करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। जब आप ऊपर से हवा खींचते हैं तो स्ट्रॉ में एक सक्शन बनता है जो नीचे से जूस को ऊपर खींचता है। पत्तों से पानी का उड़ना भी बिल्कुल वैसा ही सक्शन प्रेशर बनाता है। इस सक्शन फोर्स को ही ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं और यही वो मेन ड्राइविंग फोर्स है जो मिट्टी से पानी को जड़ों में और फिर पूरे पौधे में ऊपर खींचती है। इस ट्रांसपिरेशन पुल से होने वाले वाटर अब्जॉर्प्शन को पैसिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव यानी निष्क्रिय, क्योंकि इसमें पौधा अपनी कोई एनर्जी खर्च नहीं करता। ये पौधे के वाटर अपटेक का मेन मैकेनिज्म है। 95% से भी ज्यादा पानी इसी तरह अब्जॉर्ब होता है। एक दूसरा तरीका भी है जिसे एक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें रूट्स अपनी एनर्जी खर्च करके पानी को ऊपर पुश करती हैं, जिसे रूट प्रेशर कहते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर रोल प्ले करता है, 5% से भी कम। ये तभी होता है जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। फॉर अ ग्रोइंग प्लांट द मेन मैकेनिज्म इज पैसिव अब्जॉर्प्शन ड्रिवन बाय ट्रांसपिरेशन। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब तक हमने देखा कि सिस्टम कितना बेहतरीन है, लेकिन तब क्या होता है जब इस फ्लो में गड़बड़ हो जाए? जब पौधा जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा हो उससे ज्यादा तेजी से पानी खो रहा हो। यहीं से खेती के लिए एक बहुत बड़ी समस्या शुरू होती है। जब पानी का लॉस एब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो जाता है तो पौधे को वाटर डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। इस हालत को वाटर स्ट्रेस कहते हैं। ये पौधे के अंदर एक गंभीर तनाव पैदा करता है। उसके सेल्स अपनी शक्ति खो देते हैं और उसके जरूरी फंक्शंस धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। और इस स्ट्रेस के नतीजे बहुत घातक होते हैं। सबसे पहले सेल ग्रोथ यानी कोशिकाओं की बढ़ोतरी रुक जाती है। गेहूं और धान जैसी अनाज की फसलों में टिलर फॉर्मेशन यानी कल्ले फूटना बंद हो जाते हैं। जो दाने बनते हैं वो पूरी तरह भर नहीं पाते, पिचके रह जाते हैं। पौधे पर फूल और शाखाएं कम आती हैं। और जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो पौधा अपने आप को बचाने के लिए अपने फल और बीज तक गिरा देता है। इन सब का एक ही नतीजा निकलता है, पैदावार यानी यील्ड में भारी कमी। तो इस वाटर स्ट्रेस की समस्या से निपटने का हल क्या है? हल है इस पूरी जर्नी को समझना और सही टाइमिंग पर एक्शन लेना। अगर वाटर स्ट्रेस दुश्मन है तो उससे लड़ने का हथियार है बिल्कुल सही समय पर पानी देना। बिल्कुल सही। साइंटिस्ट और किसानों ने मिलकर पौधों की लाइफ साइकिल में कुछ ऐसे पीरियड्स पहचाने हैं जिन्हें क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस कहा जाता है। ये पौधे की वो सबसे नाजुक अवस्थाएं हैं जब पानी की थोड़ी सी भी कमी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और ये नुकसान इररिवर्सिबल होता है, यानी बाद में आप कितना भी पानी दे दें उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये टेबल एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य फसलों के क्रिटिकल स्टेजेस। गेहूं के लिए क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI स्टेज, फ्लावरिंग यानी फूल आने का समय, और मिल्क स्टेज यानी दाने में दूध भरने का समय सबसे क्रिटिकल है। धान यानी राइस के लिए शुरुआती टिलरिंग और फ्लावरिंग। दाल वाली फसलों यानी पल्सेस के लिए फूल आने और फली बनने का समय। और गन्ने यानी शुगर केन में पानी की कमी से 2 गांठों के बीच की लंबाई यानी इंटरनोडल लेंथ कम हो जाती है, जिससे पैदावार पर सीधा असर पड़ता है।
तो अगली बार जब आप किसी खेत में लहलहाती फसल को देखें तो उसके हर एक पौधे के अंदर चल रहे इस अद्भुत इनविजिबल सफर को जरूर याद कीजिएगा। ग्रेविटी के खिलाफ ये एक शांत लड़ाई है जिसे सूरज की रोशनी ताकत देती है, और उस खेत में काम करने वाले किसान के लिए इस सफर को समझना सिर्फ एक दिलचस्प साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सफल फसल और नाकामी के बीच का बुनियादी फर्क है। हम अगले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।